जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में BEVAE 181 के बुक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा ये जो बुक होगा वो कंपलसरी बेस्ड बुक है और ये आपका जैसे हम लोग का और पेपर्स होता है, सब्जेक्टिव पेपर होता है, ये हमारा सब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा, ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। हमसे चार मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें 4 ऑप्शन होगा, 4-5 भी हो सकता है। उसमें आपको MCQ बेस्ड होगा, उसमें एक आंसर आपको करेक्ट करना है, जैसे कि MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होता है। तो हम ये पहले समझ लेते हैं कि हमारा सब्जेक्टिव पेपर को पढ़ने का अप्रोच अलग होता है और ऑब्जेक्टिव पेपर को पढ़ने का अप्रोच अलग होता है। सब्जेक्टिव पेपर में आपका आंसर जो होता है वैरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लाइक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि अगर आपसे हम पूछें कि आपकी मम्मी का नाम क्या है, तो आपका जो आंसर होगा वो आपके फ्रेंड का भी आंसर वही होगा, आपके पापा का भी आंसर वही होगा। ये वैरी नहीं करेगा। अगर आपसे पूछे कि आपकी मम्मी कैसी है, तो ये वैरी कर जाएगा। तो जो कैसी है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपकी मम्मी का नाम क्या है ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो आपसे पूछेगा इस चैप्टर मतलब इस बुक में जो पूछा जाएगा आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो सारे बच्चे का आंसर सेम होगा। तो आप अपने मन से मतलब सोचेंगे कि बस एक टॉपिक याद कर लेंगे, उस टॉपिक जैसे हम लोग रेगुलर क्या करते हैं, मतलब और सारे में टॉपिक याद कर लिए, पॉइंट याद कर लिए, उस पॉइंट में 2-4 पॉइंट 2 पढ़ लिए, उसके बाद फिर अपने लैंग्वेज में लिख देंगे। पर यहाँ तो नहीं लिख सकते, यहाँ तो आपको फैक्चुअल डाटा को याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो उसी के बेसिस पे हम इस बुक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है, हाँ, पहले ये समझ लेते हैं कि हमारा इस बुक में कितना चैप्टर्स है। 14 यूनिट्स होगा, टोटल हमारा 14 चैप्टर्स होगा। इसमें पहला चैप्टर हम स्टार्ट करें जिसका नाम है आर एनवायरमेंट। हाँ, तो पहला हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम ये समझेंगे, देखिए, कि लाइफ एग्जिस्ट इन नैरो जोन ऑफ अर्थ कॉल्ड बायोस्फीयर। हाँ, तो पहले आपसे ये एक बात समझते हैं कि देखिए, जो कुछ फैक्चुअल डाटा जो हम एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ पे, जो समझाने के लिए, जबकि इसमें डाला नहीं गया है, क्योंकि एकदम से बोलेंगे कि रट लीजिए ये फैक्चुअल डाटा है आपकी बुक में, तो वो याद करना थोड़ा प्रॉब्लम होगा बिना समझे, तो हम समझा दे रहे हैं। तो पहला है कि हमारा अर्थ जो है, हमारे अर्थ में 3 स्फीयर है। एक एटमॉस्फेयर है जहाँ पे गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और भी बहुत सारा गैसेस है। और एक है हमारा वाटर जहाँ पे पानी है, उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। और एक होता है लिथोस्फीयर जो लैंड है, एयर, वाटर और लैंड, ठीक है। और ये तीनों चीज़ जहाँ रहता है ना, उसको हम वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। क्योंकि आप ऐसा तो नहीं आप हवा में रहेंगे और आपको पानी का ज़रूरत नहीं है, कोई तो ऐसा नहीं कि हवा में रहेगा पानी का ज़रूरत नहीं है, फिर वो लैंड पे रहेगा उसको हवा का ज़रूरत नहीं है। तो तीनों चीज़, लैंड, वाटर और एयर, ये तीनों चीज़ जहाँ एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर, और वहाँ पे हमारा लाइफ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करता है? नैरो जोन ऑफ अर्थ में, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। यहाँ तक समझे। सेकंड पॉइंट हमारा आता है कि जो ह्यूमन बीइंग होता है या लिविंग, हम मतलब इकोसिस्टम क्या हुआ, कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे एक लिविंग बीइंग नॉन लिविंग थिंग के साथ इंटरेक्ट करके वो सरवाइव कर रहा है। वो आइसोलेट नहीं हो सकता। आप अपने इकोसिस्टम से आइसोलेट होकर नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को इस चीज़ से कोई काम नहीं, लाइक वाटर से कोई काम नहीं, इंसेक्ट से कोई काम नहीं। हर कुछ एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। हम आगे और चैप्टर्स में समझेंगे कि एक बर्ड भी बोल, एक वैसे आप किसी बर्ड को मार दे, बोले किसी बर्ड के मर जाने से हमको क्या ही फर्क पड़ना है? पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। आपको नहीं पड़ेगा, आपके इकोसिस्टम को पड़ेगा, और आपके इकोसिस्टम को पड़ेगा तो आपको भी पड़ेगा। हर कुछ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और जो एक्शन और इंटरेक्शन जो होता है फिजिकल वर्ल्ड में, और जो लिविंग फैक्टर्स हैं, जो हम लोग हैं, लिविंग बींग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जैसे वाटर, एयर, इतना सारा गैसेस हैं, ये सब एक दूसरे से जो इंटरेक्ट होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम, और जो तो आपस में रिलेशन क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमारा आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या एक्सप्लेन करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक सिम्बायोटिक रिलेशन बताता है ह्यूमन बीइंग और इन्वायरमेंट के बीच में। एक सिम्बायोटिक मतलब एक कॉमन बोल सकते, एक दूसरे पे डिपेंड करता है। आप एक भी चीज़ अगर प्रॉब्लम में आएगा तो दूसरा प्रॉब्लम सफ़र करेगा ही, और आपस में म्यूचुअल एक इंटरेक्शन होना चाहिए। मतलब आप एक दूसरे, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इस तरह से जिए कि आप इन्वायरमेंट को पूरे एकदम से एक्सप्लॉइट कर दीजिए, नेचर को। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा करेंगे तो नेचर फिर आपको भी एक्सप्लॉइट कर देगा। तो इससे तो कुछ क्वेश्चन ऐसा फ्रेम आप एक समझ पाएंगे। तो हो सकता है आपसे एक डेफिनेशन, एक लाइन पूछ दे, उस लाइन के बेस पे एक डेफिनेशन देते हो, बोले कि इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हो, किस चीज़ का ये डेफिनेशन है। इट्स कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और नेचुरल इन्वायरमेंट और समथिंग, जो भी आपको 4 ऑप्शन दे सकता है, तो समझ के रखिए। दूसरा हमारा आता है एनवायरनमेंट का कंसेप्ट। देखिए, इसमें आपसे पूछा है एक नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है और एक एनवायरनमेंट क्या होता है। नेचुरल एनवायरनमेंट का कुछ एग्जांपल्स आपसे बोल सकता है कि इसमें से कौन सा, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा है जो आपका नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं है, जो नेचर से बना है, खुद बना है, जो ह्यूमन नहीं बनाया है। माउंटेन्स हो गया, डेजर्ट हो गया। कोई इंसान बनाया है क्या डेजर्ट? नहीं बनाया ना, खुद बना है।
खुद माउंटेन हिमालय जो हमारा बना है, यंग फोल्ड माउंटेन जो बना है वो खुद बना हुआ है बाई कुछ भी हमारे जो नेचर में जो भी अब अर्थ के नीचे जाइए बहुत वो ज्योग्राफी का पार्ट हो जाएगा, बहुत सारा है कि क्रस्ट मूव किया, लिथोस्फेरिक क्रस्ट हुआ, क्रस्ट के अपलिफ्टमेंट हुआ, फोल्ड हुआ क्रस्ट, फिर तिथिस रिवर था, तिथिस रिवर डिसअपियर हुआ, तिथिस रिवर के ऊपर फिर माउंटेन बना, हिमालय बना, तो ये बहुत अलग पार्ट हो जाएगा। तो जो भी बना है हमारा मिट्टी बना है, मिट्टी कैसे बना है, वेदरिंग इरोशन से, पहाड़ था, पहाड़ पे कंटिन्यू धूप बारिश पड़ा, उसके बाद बहुत लॉन्ग लॉन्ग टाइम लेके उसके बाद हमारा सॉइल बना है। तो ये सब क्या है, नेचुरली बना है, तो ये सब किस में आ जाएगा, नेचुरल इन्वायरमेंट में। उसके बाद हमारा आता है इन्वायरमेंट का डेफिनेशन। द सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय सराउंडिंग आर कॉल्ड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग आता है। अगर आपसे बोला जाए कि इन्वायरमेंट क्या बस एक लिविंग कॉम्पोनेंट से मिलकर बना है, बिल्कुल नहीं। आंसर आप कंसेप्ट को समझेंगे और कुछ फैक्चुअल डाटा को समझेंगे तो आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है, दोनों मिला के ही हम पढ़ रहे हैं इसमें। इन्वायरमेंट को कौन डराइव किया था, सॉरी इन्वायरमेंट का जो वर्ड है आपको कहाँ से डराइव हुआ है, ये अगर आपसे पूछ सकता है तो याद रखिएगा, ये फ्रेंच वर्ड से डराइव है जिसका नाम है, जिसको बोलते हैं एनवायरन, जिसका मतलब होता है एनसर्कल या सराउंड, जो आपके आसपास हो, ठीक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है टॉपिक कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म बिना अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट किए वो नहीं रह सकता, मतलब नहीं सर्वाइव कर पाएगा। अगर वो बोले कि नहीं हमको इसके हम एकदम आइसोलेट है, हमको किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ज़रूरत है, आपको किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है तो आपको ऑक्सीजन का ज़रूरत है, आपको पानी का ज़रूरत है। आप बोलेंगे हम खाना नहीं खाएंगे, पर आप पानी पी रहे, आप हवा ले, आप सांस ले रहे हैं। आप बिना इस इन्वायरमेंट में, बिना इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट किए, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे, आप एकदम आइडियल है, फिर भी आप इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट दे रहे हैं। आप इन्वायरमेंट से, अपने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, सिंपल चीज़ कर रहे हैं ना। तो बिना आप इंटरेक्ट किए आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और देखिए हम लोग बोलते हैं कि प्लांट तो खुद अपना खाना खुद बनाता है, पर और एनिमल प्लांट से खाता है, तो प्लांट को नहीं ज़्यादा ज़रूरत है एनिमल का, पर नहीं, प्लांट को भी ज़रूरत है। क्या अगर आपसे पूछा जाए कि क्या प्लांट का प्लांट सर्वाइव कर सकता है बिना एनिमल्स के, नहीं सर्वाइव कर सकता। हम बताते हैं कैसे। इसका आंसर अगर आपसे 4-5 ऑप्शन में हो सकता है, तो आप अगर कॉन्सेप्ट को समझे होंगे ना तो क्वेश्चन कुछ भी घुमाएगा आप आंसर कर पाएंगे। प्लांट कैसे डिपेंड करता है, देखिए एनिमल तो डिपेंड करता है क्योंकि एनिमल को खाना मिलता है प्लांट से, पर प्लांट कैसे डिपेंड करता है एनिमल से। प्लांट डिपेंड करता है अगर ह्यूमन बींग से, तो ह्यूमन बींग भी उनको पानी देते हैं, चढ़ाते हैं, अच्छे से रखते हैं। अगर वो मतलब ऐसा प्लांट है जो अपने आप ही हो रहा है, जैसे होता है ना नेचुरल वेजिटेशन कहीं का, बहुत ऐसा आप आसपास देखेंगे जिसको आप पेड़ वेड़ नहीं लगाए, फिर अपने आप से हो गया, घास वगैरह बहुत सारा आता है जो नेचुरल वेजिटेशन होता है उस जगह का हो जाता है। लेकिन प्लांट को एनिमल का ज़रूरत नहीं है। देखिए एनिमल सबसे बड़ा जो रोल प्ले करती है, मतलब बड़ा नहीं, एक वो भी रोल प्ले करती है बर्ड्स भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करती है पॉलिनेशन में। जो रिप्रोडक्शन होता है, मतलब सीड, एक मेल फ्लावर जो होता है और फीमेल फ्लावर होती है, तो वहाँ का जो पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफ़र करता है, ये कौन करता है, इंसेक्ट करती है, बोल सकते हैं। इंसेक्ट यहाँ का पोलन ग्रेन्स लेके वहाँ जाती है। चिड़िया क्या करती है, चिड़िया फ्रूट खा के सीड को इधर उधर बिखेर देती है, डिस्पर्शन ऑफ सीड, और सीड बिखेरने के कारण अलग अलग जगह पे एक प्लांट हो जाता है। तो ये भी काम हुआ। तो प्लांट का एक नया प्लांट कैसे हुआ, एक बर्ड के हेल्प से हुआ ना, तो कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड कर रहा है बर्ड पे। दूसरा आता है हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो स्टैटिक नहीं होता है, हमेशा बदलता रहता है। ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बहुत कुछ बदलता है। मतलब बोल सकते हैं ना कि इन्वायरमेंट कभी स्टैटिक नहीं है, आपका इन्वायरमेंट हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, बदलता रहता है। उसके बाद हमारा आता है कि ऑर्गेनिज्म जो होता है, ऑर्गेनिज्म पर ये जो चेंजेस है ना, ये चेंजेस भी एक सर्टन रेंज पे होने तक ही जो हम ऑर्गेनिज्म से उसको टॉलरेट कर सकते हैं। ऐसा, अब देखिए हल्का सा ठंडा आएगा हम लोग स्वेटर वेटर पहन लेंगे, हल्का सा गर्मी आएगा फ़ैन ऑन कर लेंगे, ज़्यादा आएगा तो नहा लेंगे, नहीं तो एसी ऑन कर लेंगे। पर एक लेवल है हमारा टॉलरेंस का, उसको हम लोग रेंज ऑफ टॉलरेंस बोलते हैं, जिस लेवल तक वो सर्वाइव कर सकता है। इतना ज़्यादा ठंड जब इंसान सर्वाइव ही नहीं कर पाए, अपना बॉडी मतलब उसका डेथ हो जाए, मर जाए वो, तो वो उसके रेंज ऑफ टॉलरेंस के बाहर हो जाए। तो रेंज ऑफ टॉलरेंस क्या होता है, रेंज ऑफ टॉलरेंस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म कि अपने आसपास जो इन्वायरमेंट में उसके जो चेंजेस आ रहे हैं, उस चेंजेस को वो टॉलरेट करके सर्वाइव कर पा रहा है, तो उस रेंज को हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ टॉलरेंस। उसके बाद हमारा आता है कंपोनेंट्स एंड टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। कितने तरह का एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। पहला है हमारा बायोटिक और दूसरा अबायोटिक। बायोटिक मतलब होता है लिविंग कंपोनेंट्स, अबायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग। ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं।
तो बायोटिक में क्या आएगा, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, पैरासाइट्स, जो कीड़े छोटे छोटा होता है, जो बोल सकते हैं हमारे सर का जू, जो बचपन में लड़कियों को बहुत बार होता है, लड़कों को भी हो जाता है, मतलब बहन लोग के साथ रहने से। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि लड़कों में नहीं होता पैरासाइट, जो जू नहीं होता, और लड़कियों में होता है कि लड़कियों का लॉन्ग लॉन्ग हेयर होता है, तो उनको मतलब पैरासाइट को सर्वाइव करने में ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है, तो सर्वाइव कर लेती है। पर लड़कियों के स्कूल टाइम में बहुत बार होता ही है। तो पैरासाइट वो होता है जो दूसरे के शरीर पे जी रहा होता है, वो पैरासाइट हुआ। माइक्रो डिकम्पोजर्स, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो डेड बॉडी को डिकम्पोज, कीड़ा नहीं लग जाता कोई सड़ा हुआ चीज़ पे, तो कीड़ा क्या है, वो उसको फिर डिकम्पोज तो करे, फिर मिट्टी में मिलाना। मतलब एक बोल सकते हैं कि कोई चीज़ आप फ्रूट रख दीजिए, मतलब मिट्टी में फेंक दीजिए, कुछ दिन बाद वो फ्रूट आपको नहीं दिखेगा, वो डिकम्पोज हो चुका होगा, मिट्टी में मिल चुका होगा, उसको कौन मिट्टी में मिलाया, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये सब किस में आ जाएगा, ये बायोटिक कॉम्पोनेंट्स में आ जाएगा, ये सब इन्वायरमेंट का पार्ट है। और अबायोटिक में आ जाएगा जैसे लाइट हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ, ह्यूमिडिटी हुआ, वाटर हुआ, टेम्परेचर हुआ, एटमॉस्फेरिक गैसेस हुआ, सीजनल चेंजेस, टोपोग्राफी मतलब लैंड, और ह्यूमिडिटी मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, मतलब आपके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कितना है। मतलब जब गर्मी आता है, जब गर्मी टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो जो हमारे आसपास जो वाटर होता है वो वेपर बन के ऊपर जाता है, और वो वेपर एटमॉस्फेयर में कितना है, इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। देखिए कितने तरह का इन्वायरमेंट है, एक है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट, एक है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर भी तो एक इन्वायरमेंट है ना, हमारा बॉडी का अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, फंक्शन चल रहा है, हार्ट बीट हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, खाना पचा रहा है, हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है। ये तो रिलेटिवली स्टेबल होता है, थोड़ा स्टेबल होता है, इतना ऐसा नहीं होता है कि एकदम अनस्टेबल सा फटाक से चेंज, फटाक से बढ़ता घटता है, ऐसा नहीं है, थोड़ा स्टेबल होता है, मतलब रिलेटिवली स्टेबल होता है बोल सकते हैं। कंप्लीटली देखिए आपसे स्टेटमेंट अगर बोल सकते, दो स्टेटमेंट बोल देगा, स्टेटमेंट दे दिया और स्टेटमेंट से बोलेगा कौन सा करेक्ट है। हालांकि इस लेवल का क्वेश्चन तो यूपीएससी में आता है, पर हाँ पूछ सकता है, अगर पूछा तो टफ कर सकता है, या फिर ज़्यादा टफ नहीं, पर आपको एक स्टेटमेंट उसमें मतलब उसमें तो क्या करते हैं ना यूपीएससी वगैरह में, या अगर यूपीएससी कोई पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें तो चारों ऑप्शन ऐसा सा देता है कि लगता है सभी सही है, पर इसमें इतना नहीं करेगा। पर हाँ आपसे अगर दो सेंटेंस दे दिया उसमें से बोलेगी कौन सा सही है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस सही बोल रहा है। जैसे इसमें बताया, अगर मान लीजिए बोलते हैं कि इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑलवेज स्टेबल, क्या हमेशा वो स्टेबल होता है, नहीं, हमेशा स्टेबल नहीं होता, रिलेटिवली स्टेबल होता है। ठीक है। जैसे किसी भी चीज़ के, किसी भी इंसान के बॉडी के अंदर जो, जैसे एक फ़िश को ही ले लीजिए, आपकी बुक में फ़िश का एग्जांपल दिया है, फ़िश के अंदर जो बॉडी है, उसके बॉडी का जो इन्वायरमेंट होता है वो उसका इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। और जो वो फ़िश जो पॉन्ड के अंदर है या किसी पानी के अंदर है, तो पानी जो उसके शरीर से बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, और उसका जो बॉडी सर्फेस एरिया है वो उसके इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एक बाउंड्री बना रखी है। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो उतना स्टैटिक नहीं होता है। आउटसाइड द बॉडी कैविटी आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, आपको दे रखा है एग्जाम्पल में। उसके बाद आता है हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, जो खुद से बना हुआ है। इसमें देखिए, इसमें आया हुआ है ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट, नहीं कि शायद हाँ ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछा 2021 में ही पूछा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर भी हम दे देंगे जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, या फिर बीच में भी डाल देंगे, आप एक बार देख लीजिएगा। कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर प्रीवियस ईयर का पेपर डालेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये 4 टॉपिक हम पढ़े और ये टॉपिक तो आया है बुक मतलब एग्जाम में, इसलिए अभी नहीं डाल रहे हैं, फर्स्ट आपको चैप्टर्स हो जाए उसके बाद डाल देंगे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 में कि ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा होगा। तो पहले समझते हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, फिर आगे पढ़ेंगे। नेचुरल एनवायरनमेंट जो आपका खुद से बना हुआ हो, उसमें ह्यूमन का कोई इंटरवेंशन ना हुआ हो, जैसे कि ओशन खुद बना है, लेक, पॉन्ड्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये सब खुद बना हुआ है। ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। अब आता है हमारा ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट मतलब ह्यूमन थोड़ा चेंजेस लेके आए हैं, मतलब पहले तो एक एनवायरनमेंट था ही, उसमें थोड़ा और चेंजेस लेके आए हैं, जैसे कि ऑर्चिड्स, मतलब बोल सकते हैं फ्रूट का बगान, प्लांटेशन, सैंचुरीज। ऐसा नहीं है कि लोग जानवर को, अब सैंचुरीज मतलब लोग जानवर को मतलब आर्टिफिशियली बनाए हैं, सब कुछ खुद से था, बस उसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दिया, प्रोटेक्शन दे दिए हैं। फिर जैसे पार्क है, थोड़ा सा झूला लगा दिए, ऐसा नहीं कि सब कुछ अलग से था, प्लांट वगैरह वो कर दिए हैं, मतलब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आया है, जस्ट वो ह्यूमन मॉडिफाई बस किए हैं। जैसे ऑर्चिड्स हुआ, प्लांटेशन हुआ, सेंचुरीज हुआ, पार्क हुआ। ठीक है। दूसरा हमारा थर्ड आता है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ये इंसान खुद बनाए हैं, ये उसको मॉडिफाई नहीं किए हैं,
मतलब इसको जैसे पार्क का एग्जांपल में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पर आपकी बुक में एग्जांपल दिया है कि पार्क तो इंसान खुद बनाता है, पर पार्क में आप देखिए पार्क में क्या होता है, गार्डन होता है, मतलब एक गार्डन जैसा एरिया होता है, हरा हरा ग्रास होता है, पेड़ होता है बैठने के लिए, और एक दो झूला वगैरह होता है, या फिर सिटिंग का जगह होता है कि कुछ लोग बैठ के आराम कर सके, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। पर पार्क में ऐसा तो नहीं है कि पार्क में सब कुछ ही मॉडिफाइड, मतलब सब कुछ ही ह्यूमन मेड है, ऐसा नहीं है। बस सब कुछ नेचर का ही चीज़ लिए हैं, बस उसको थोड़ा सा बैलेंस करके, या थोड़ा सा मतलब पेड़ वेड़ को अच्छे से मेंटेनेंस कर रहे हैं, अच्छे से कटिंग कर दे रहे हैं, ज़्यादा ग्रास हो जा रहा है तो उसको फिर कट कर दे रहे हैं, तो थोड़ा ये करें, मॉडिफाई कर रहे हैं, खुद से नहीं लेके आ रहे हैं, खुद से लाइक ऐसा नहीं कि ग्रास लगा रहे हैं या फिर प्लास्टिक का ग्रास दे रहे हैं, एक होता है ना ग्रीन वाला भी आता है ग्रास, एक बहुत सारे ऑफिस वगैरह में होता है, तो वैसा कुछ नहीं है। तो कंसेप्ट समझिएगा। एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल हो सकता है आपकी बुक का एग्जाम्पल ना दे, कुछ और दे, तो ह्यूमन अगर उसको मॉडिफाइड करे, हल्का सा चेंजेस लेके आए, तो वो ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट हुआ। और अगर ह्यूमन पूरी तरह से बनाया है, जैसे एक बिल्डिंग का बनाना, एक सिटी का बनाना, एक टाउन का बनाना, एक क्रॉप फील्ड का बनाना, जैसे एक नॉर्मल सा मिट्टी का था, उसमें बीज लगा लगा के वो क्रॉप फील्ड बनाया है, एक फार्मिंग का काम कर रहे हैं, जैसे होता है ना कि अनाज बीज लगा लगा के फिर उस जगह को एक किसी का भी पैडी का ले लीजिए या फिर वीट का ले लीजिए, आप वहाँ पे खेत बनाए हैं, तो ये आपका ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट हो गया। जैसे डैम बनाना, आर्टिफिशियल लेक बनाना, तो आप कंसेप्ट समझिएगा, तो एग्जाम्पल कुछ भी देगा तो आप आंसर कर पाइएगा। उसके बाद हमारा आता है सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंट। एक इन्वायरमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है हमारे लाइफ में, ये हमको लाइफ सपोर्ट करता है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये सबको जानते हैं कि इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना ज़रूरी है, इन्वायरमेंट के बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम नहीं रह पाएंगे। उसके बाद हमारा आता है ह्यूमन इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप। देखिए इन्वायरमेंट सब जानते हैं कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कुछ लोग बात भी बनाने में तेज होते हैं, मतलब डिस्कस बहुत अच्छा सा कर लेंगे, पर खुद फिर जाएंगे दुकान में और फिर बोलेंगे एक तो प्लास्टिक दे दीजिए। तो ये बात बनाना नहीं है, थोड़ा सा आप कंसर्न भी दिखाइए, थोड़ा काम भी कर लीजिए, तो बात बनाने वाले लोग बहुत हैं। तो लाइक इसी बात पे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, फिर थोड़ा और बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा, तो थोड़े इतने लोग ग्रीडी हो गए ना कि मतलब इन्वायरमेंट को जितना जितना ज़्यादा हो सके एक्सप्लॉइट करना चालू कर दिए। तो देखिए इन्वायरमेंट भी बोलते हैं, हर कोई बोलते हैं, मतलब माँ भी आपके ना ज़रूरत को पूरा कर सकती है, नीड को पूरा कर सकती है, पर आपकी ग्रीड को नहीं पूरा कर सकती है। तो वो नेचर हमारी मदर है, तो मदर भी बच्चे का क्या कर सकती है, बच्चे का ज़रूरत है तो हाँ वो रेडी है करने के लिए, पर अगर बच्चा लालची हो जाएगा तो कहाँ से लेके आएंगे, वो खुद एक्सपर्ट हो जाएंगी ना, और ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी तो फिर तो है ही बहुत सारा चीज़ करने के लिए, वो अपना बता ही देती, कह रहा ही जाता है क्लाइमेटिक डिजास्टर वाला, जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो हम लोग देख ही रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, बहुत सारा एसिड रेन जैसा बहुत कंसेप्ट है, जो हमारा टेम्परेचर भी भयंकर से बढ़ रहा है, सी लेवल इंक्रीज़ कर रहा है, ग्लेशियर बहुत तेज़ी से मेल्ट कर रहा है, तो ये सारा प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं, जानते हैं, फिर भी थोड़ा कंसर्न दिखाना ज़रूरत है। बहुत लोग नहीं दिखाते, और अभी भी बहुत सारे यूथ हैं जो बहुत सारा कैंपेन वगैरह चला रहे हैं, तो आप थोड़े अवेयर रहिए, थोड़ा सा छोटा सा लिटिल बिट कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं तो करिए। लाइक अगर गाड़ी से जा रहे हैं, अगर आप बाइक को अवॉइड कर सकते हैं, साइकिल यूज़ कर सकते हैं तो साइकिल यूज़ कर लीजिए, अच्छा लगता है नेचर के साथ जाने में, या फिर कुछ छोटा छोटा चीज़, छोटा सा स्टेप ले सकते हैं, तो हाँ नेचर के नाम पर दे सकते हैं। तो फिलहाल इन्वायरमेंट जब जब बहुत सारा मीटिंग होने लगा, जब सबको लगा कि हाँ इन्वायरमेंट के लिए कंसर्न दिखाना चाहिए, तो कुछ मीटिंग में ना कुछ थ्योरी दिया गया। पहला एक थ्योरी था ह्यूमन और इन्वायरमेंट का जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप के बेसिस पे 3 थ्योरी दिया गया है। एक डिटर्मिनिज्म, तीसरा है पॉसिबिलिज्म, दूसरा है पॉसिबिलिज्म, और तीसरा है इन्वायरमेंटलिज्म। क्वेश्चन पूछा है मेरे को पिछले याद नहीं आ रहा, डिटर्मिनिज्म का पूछा था कि पॉसिबिलिज्म का, कि कौन ये इस टर्म को, इस थ्योरी को कौन ही कॉइन किए थे, कौन ही लेके आए थे, तो मेरे को याद नहीं आ रहा है। डिटर्मिनिज्म पूछा है कि पॉसिबिलिज्म, पर इससे पूछा है फ्रेडरिच, तो इसलिए आप देख लीजिए, तो आपसे हो सकता है डिटर्मिनिज्म से पिछली बार पूछा हो तो इस बार पॉसिबिलिज्म से पूछ दे, या फिर ऑपोजिट रहे। तो डिटर्मिनिज्म जो है, एक जर्मन ज्योग्राफर है फ्रेडरिच रेट्जल, ये एक कंसेप्ट को लेके आए और ये एक्सप्लेन करते हैं कि डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या है, डिटर्मिनिज्म का थ्योरी क्या बोलता है, और जिसको फर्दर और एक्सप्लेन किए थे एल्सवर्थ हंटिंगडॉन। तो ये 2 नाम याद रखिएगा। ये जो 2 आदमी हैं, ये जो 2 साइंटिस्ट हैं, वो कौन किससे रिलेटेड है, आपके डिटर्मिनिज्म के कंसेप्ट से। तो फिर अभी फिलहाल ये देखते हैं डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट है क्या। डिटर्मिनिज्म क्या बोलता है, डिटर्मिनिज्म बोलता है
कि नेचर ही सर्वोपरि है, मतलब सबसे ऊपर नेचर है, नेचर ही इंसान को कंट्रोल कर रहा है। जैसे एक स्लेव और मास्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, मतलब हम अपने किसके द्वारा कंट्रोल है, नेचर के द्वारा कंट्रोल है। मतलब प्रकृति जो चाहती है हमसे कराती है बात। इसको हम कुछ मतलब कुछ एग्जाम्पल से प्रूफ कर सकते हैं। जैसे आप खुद सोचिए कि अगर प्रकृति चाहता है कि जैसे डेजर्ट एरिया में, ठीक है, अब डेजर्ट एरिया में वो चाहती है कि आप वहाँ पे पैडी ना मतलब राइस का कल्टीवेशन ना हो, आप नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं क्या? आपका राज चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको राइस के कल्टीवेशन के लिए आपको पानी चाहिए ज़्यादा, और आप वहाँ नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि हम डेजर्ट एरिया में बारिश करवा लें, अच्छा वाला बारिश, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। आपको जो टेम्परेचर है वैसे ही करना पड़ेगा। बहुत सारा चीज़, हमारा कल्चर, हमारा ड्रेस, इवन जैसे और बहुत सारे एग्जांपल अगर आप ले सकते हैं तो कि किसी का कहीं जगह कल्चर, कहीं का खाना, कहीं का ड्रेस। जैसे जहाँ पे हम जैसे साउथ में जाते हैं, साउथ में कावेरी डेल्टा है, पानी का अच्छा खासा अवेलेबिलिटी है, पानी अच्छा से मिलता है, तो वहाँ पे ज़्यादा फूड्स वगैरह क्या होता है, साउथ इंडियन डिश आप देखिए कि ढोकला नहीं, क्या बोलते हैं इसका, डोसा, फिर इडली, सब कुछ किससे बना हुआ रहता है? चावल से बना हुआ था। चावल का जो पेस्ट बनाते हैं, चावल को घोल के जैसे बनाते हैं, चावल का बना हुआ रहता है। क्यों ज़्यादा बना रहता है? वहाँ का डिश किस पर डिपेंड कर रहा है? वहाँ का कल्चर, उनका खाने का चीज़ किस पर डिपेंड कर रहा है? इन्वायरमेंट पर डिपेंड कर रहा है। वहाँ का जो क्लाइमेट है, मतलब वहाँ का क्लाइमेट है जिस तरह से, उस क्लाइमेट के अनुसार वैसा अनाज हो रहा है। अनाज हो नहीं रहा, अनाज वैसे लोग उनको उगाना पड़ रहा है, और जैसे उनको अनाज उगाना पड़ रहा है वैसे उनको खाना पड़ रहा है। तो जो सबसे ऊपर कौन है? हमारा नेचर है। नेचर जो चाहेगा, नेचर वो करवाएगा। यही कंसेप्ट बताता है डिटर्मिनिज्म का, कि सबसे ऊपर कौन है। आपसे एक लाइन में अगर पूछा जाए कि ये जो है नेचर इज द सुप्रीम, अगर पूछा जाए, ये कोई भी अपनी लैंग्वेज में कुछ भी पूछ सकता है कि नेचर सबसे ऊपर है और ह्यूमन जो है उसके स्लेव है या फिर उनके कंट्रोल में है। ये कंसेप्ट किस थ्योरी से रिलेटेड है? तो डिटर्मिनिज्म के थ्योरी से रिलेटेड है। कौन उनको डिस्कवर किए? तो फ्रेडरिच रैटजल, और उसको एक्सपैंड कौन किए थे? एल्सवर्थ हनिंगटन। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि नॉट ओनली डिपेंड, हाँ, और ये बट ऑल्सो कंट्रोल बाय नेचर। हाँ, हम लोग ये है कि ह्यूमंस बस कंट्रोल ही नहीं होते, बल्कि पूरी तरह ह्यूमन बस डिपेंड ही नहीं होते, पूरी तरह से कंट्रोल भी हो रहते हैं नेचर की। जैसा नेचर चाहता है वैसा कराता है। हाँ, करवाता ही है। आपको इवन नॉर्मल आपको कहीं घूमने जाना है, अगर आप नेचर चाहेगा कि नहीं जा सकते, बारिश करवा देगा, आंधी तूफान आ जाएगा, वेदर फोरकास्टिंग में देखेंगे, आप अपना ट्रिप कैंसिल कर देंगे, नहीं जाएंगे बस। तो इससे ज़्यादा प्रूफ और क्या चाहिए? यहाँ डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट यहाँ पे सही होता है। अब दूसरा हमारा आता है पॉसिबिलिज्म। कौन बताया था ये जो थ्योरी है, इसको कॉइन किए थे? फ्रेंच के हिस्टोरियन है लूसियन फेब्री। हो सकता है इनका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग हो, पर जो लिखा है आप नाम से याद रखिएगा, लूसियन फेब्री। आपसे ये MCQ में पूछा जा सकता है, फैक्चुअल बेस्ड है। पॉसिबिलिज्म क्या बोलता है? पॉसिबिलिज्म ठीक उल्टा है डिटर्मिनिज्म के। ये क्रिटिसाइज करता है डिटर्मिनिज्म के कंसेप्ट को। ये बोलता है कि नहीं, ह्यूमंस आर द सुप्रीम। ह्यूमन नेचर को मैनिपुलेट कर रहा है, चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू द नीड, अपनी ज़रूरत के अनुसार। साइंस आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, बहुत ऐसा चीज़ है कि ह्यूमन को जो सही लगता है ह्यूमन चेंज कर देता है एनवायरनमेंट को। हाँ, कर देता है। इसको भी थोड़ा देर के लिए बोल सकते हैं, पर हाँ, लास्ट में यही बोला जा सकता है कि नेचर जब तक चाहता है ना, तभी तक वो कंट्रोल होता है। नेचर कहीं ना कहीं पॉसिबिलिज्म का जो कंसेप्ट मानते हैं वो भी थोड़ा लास्ट में प्रूव करते हैं कि हाँ, डिटर्मिनिज्म ही है जो थोड़ा सही है एक तरह से, क्योंकि नेचर कहीं ना कहीं बहुत बार ह्यूमन की नीड को गलत साबित कर चुका है, कि जो वो चाहा है वही खुद किया है। तो इतना भी आसान नहीं है नेचर को मात देना। अभी तक तो फिलहाल नहीं आया कि हम लोग नेचर से ऊपर हो पाए। ह्यूमन इज एक्टिव इन, और इसमें पॉसिबिलिज्म में वही बता रहा है कि ह्यूमन एक्टिव है और एनवायरनमेंट जो है वो पैसिव है। जो इंसान की जो नीड, इंसान अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको चेंज कर देता है, उसको जैसा चाहिए वो अपना बना लेता है। इन्वायरमेंट जैसा चाहिए, बहुत ऐसा चीज़ है कि लेक बना लेना, आर्टिफिशियल लेक है, और भी बहुत कुछ है। जैसा आप अगर देखेंगे तो बहुत कुछ लगेगा आपको कि हाँ, इंसान इतना आगे तरक्की कर चुका है, मतलब कि नेचर से थोड़ा सा, पर हाँ, आप ज़्यादा चैलेंज नहीं कर सकते। जैसे क्लोन बनाना, मतलब हम लोग का क्या है कि एक इंसान डेथ करने के बाद आप नहीं कर सकते, मतलब दूसरा नहीं होता, पर आजकल क्लोन बन रहा है, मतलब एक इंसान की जैसा अब दूसरा इंसान बना रहे हैं, जो कि इंसान बनाना एक इंसान का काम नहीं है, वो प्रकृति का काम है, वो नहीं कर सकते इंसान, पर हाँ बना रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। या फिर ये है जैसे कि था रिप्रोडक्शन एक नेचुरल प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन के थ्रू ही एक बेबी हो सकता है। पर हाँ, कुछ लोग हैं कि मतलब कुछ लोग क्या है, साइंटिस्ट हमारा थोड़ा डिस्कवर करके आपका जो
टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये सभी बनाए जा रहे हैं। तो हाँ, नेचर थोड़ा ग्रो कर रहा है, पर कहीं एक जगह पे ही कर सकता है, उनका भी एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं नेचर सुप्रीम है, तो कुछ साइंटिस्ट भी ये मानते हैं। फिलहाल आपसे इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा, आपसे बस पूछेगा पॉसिबिलिज्म का क्या है और डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट क्या कहता है और उनको कौन कॉइन किए थे, ये मतलब ये टर्म कौन दिए थे। उसके बाद हमारा थर्ड आता है एनवायरमेंटलिज्म। एनवायरमेंटलिज्म क्या बोलते, ये एनवायरमेंटलिज्म जो है एक, देखिए आईइज्म जहाँ लगा रहता है ना, ये एक विश्वास होता है, एक बिलीफ सिस्टम होता है। तो एनवायरमेंटलिज्म आता है इस कंसेप्ट को लेके आता है, इस विश्वास के साथ लेके आता है कि एनवायरमेंट के हम एनवायरमेंट में रह रहे हैं, तो ह्यूमन का ह्यूमन एक बहुत इंटेलेक्चुअल लिविंग, मतलब इंटेलेक्चुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अपनी बुद्धि के साथ वो बहुत बुद्धि के अनुसार, बुद्धि के कारण वो बहुत पावरफुल है। तो उसका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपने एनवायरनमेंट को बहुत हेल्दी रखें और प्रोडक्टिव रखें, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम बार बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं लिखेंगे, एसडी लिख देंगे, आप समझ जाइएगा कि एसडी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो सस्टेनेबिलिटी क्या है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी। हम लोग कभी जो हम लोग कभी कुछ खरीदते हैं ना, कपड़ा वगैरह खरीदते हैं, कोई सामान वगैरह खरीदते हैं, तो देखते हैं ना कि कितना दिन चलेगा, टिकाऊ है कि नहीं। थोड़ा कपड़ा वगैरह देखते हैं, हम लोग तो देखते ही हैं, मतलब स्टाइल से पहले देखते हैं, मम्मी लोग ज़्यादा देखती है कि कपड़ा कितना दिन चलेगा। थोड़ा हम लोग जैसे देखते हैं सैंडल वगैरह है कि ठीक है अच्छा लग रहा है, मम्मी बोलेगी कितना दिन चलेगा, 2 मिनट में इसका पत्ती उखड़ जाएगा, इसका बटरफ्लाई उखड़ जाएगा। तो मम्मी लोग सस्टेनेबिलिटी देखती हैं कि कितना दिन ये चलेगा। तो ये होता है आपका कि ऐसा चीज़ कीजिए जो आपका ड्यूरेबल हो, मतलब लंबे टाइम तक चले, सर्वाइव कर सके। ऐसा ना हो कि आज पहने और दूसरे दिन उखड़ के ख़त्म। सिंपल सा सामान का बात अगर किया जाए तो ये जो आपसे जो पूछ सकता है, ये पूछा है पिछली बार 2021 में, पिछले ईयर में, कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो पहला आया था रिपोर्ट, सबसे पहली बार कौन से रिपोर्ट के सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है सबसे पहले कौन से रिपोर्ट के तहत बताया गया था। तो पहला है, इसका आंसर होगा आवर कॉमन फ्यूचर। ये पूछ चुका है, हो सकता है रिपीट कर दे या फिर ना रिपीट करे, तो इसी के मतलब आसपास से दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन है, और पहली बार एक रिपोर्ट आया था जिसका नाम है आवर कॉमन फ्यूचर, उसके तहत ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट को रेज किया गया था, आवाज़ उठाया गया था, बताया गया था कि डेवलपमेंट इस तरह से हो जो सस्टेनेबल हो। ऐसा ना हो डेवलपमेंट कि आप मतलब इस तरह से डेवलपमेंट कर दिए, अपने आसपास सारे पेड़ काट दिए और एकदम पूरा मेट्रो सिटी बना दिए कि लोग को मतलब मास्क, अपने जो अभी हम लोग फेस पे मास्क लगा रहे हैं ना, मास्क बोलती ना, फेस पे मास्क जो लगा रहे हैं, फेस पे मास्क लगाने के साथ साथ पीछे अपने बैक में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमना पड़े। तो इस तरह का डेवलपमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत सीवियर, थोड़ा ज़्यादा बोल रही है ना, पर हाँ मे बी लोग जिस तरह से ग्रीड हो रहे हैं, ग्रीडीनेस दिखा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो, हाँ ना, होना नहीं चाहिए, भगवान ना करे कभी हो। मास्क तो ढोया नहीं जा रहा, ऑक्सीजन सिलेंडर क्या ढोया जाएगा। उसके बाद हमारा आता है क्या था, ये आउटकम, ये जो हमारा जो पहला कॉमन फीचर जो आया, कॉमन फीचर का जो रिपोर्ट में बात किया गया, एक तो डेलिब्रेशन था, आउटकम ऑफ डेलिब्रेशन, मतलब इस मीटिंग के कारण एक WCED का फॉर्मेशन हुआ जिसका नाम है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसका आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है कि WCED का फुल फॉर्म क्या है। चार्ट को कमीशन को कुछ और लिख देंगे या फिर एनवायरनमेंट को इकोलॉजी लिख देंगे, कुछ भी एग्जांपल देके बोल सकते हो, तो याद रखिएगा WCED का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसको सबसे पहले चेयर कौन किए थे, मतलब हेड कौन थे इनके, जो उनको मतलब प्रिसाइड कर रहे थे, वो थे PM थे। जब PM कहाँ के थे लिखना भूल के, हालांकि उतना नहीं पूछेगा डेप्थ में, अगर ये पूछ सकता है कि कौन प्रिसाइड किए थे, तो जो चेयर कौन किए थे, PM थे ग्रो हार्लेम ब्रूटलैंड, जिनका नाम था, हाँ ब्रूटलैंड कमीशन से रिलेटेड है, तो ये उनका ग्रो हार्लेम ब्रूटलैंड पूछा जा सकता है कि WCED को चेयर कौन किए थे फर्स्ट टाइम पे, ग्रो हार्लेम ब्रूटलैंड, याद रखिएगा। दूसरा है ब्रूटलैंड कमीशन। सबसे पहले जो ब्रूटलैंड कमीशन निकला था, ब्रूटलैंड कमीशन जो आया था, मीटिंग हुआ था, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन दिया गया था कि SDID, आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो बार बार बात करें, पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगा। तो बताते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपने प्रेजेंट जनरेशन की नीड को मीट कीजिए बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए, कि फ्यूचर की जनरेशन का नीड को आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए। मतलब इस तरह से, मतलब बोलते हैं ना कि किचन में खाना है और देखा कि हम किचन में सब्जी है, खा लें, हाँ इतना खा कि तुम्हारे बाद भी खाने वाले लोग खा पाएँ, ऐसा ना हो कि आप पूरा ख़त्म कर दें। तो ये है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का
प्रोसेस कि आप नेचर को उतना ही यूज़ कीजिए कि आपके फ्यूचर के जनरेशन वाले जो लोग हैं वो भी यूज़ कर पाएँ, उनको ख़त्म मत कर दीजिए पूरा। पर हरमन डेली इसको बताएं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ऑक्सीमोरन की तरह। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये जो स्लाइड है ना, इसमें बहुत सारा जो फैक्चुअल डाटा है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ऑक्सीमोरन का बात के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ऑक्सीमोरन के साथ कौन ही कंपेयर किए थे? हरमन डेली, याद रखिएगा। वैसे पर अब देखते हैं ऑक्सीमोरन क्या है। ऑक्सीमोरन मतलब होता है तो कॉन्ट्राडिक्टिंग वर्ड होता है ना, जैसे कि मरना जीना, हम मरना जीना चाहते हैं, कोई अगर बोले तो बोलेंगे क्या पहले आप ये बताओ मरना चाहते हो या जीना चाहते हो, मतलब दो ऑपोजिट चीज़ को एक साथ अगर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी है और मोरन भी है। ऑक्सीजन हम लोग के लिए लाइफ के लिए ज़रूरी है, जीना एक वर्ड है, और मोरन मतलब डेथ, मतलब डेथ और लाइफ दोनों को आप एक साथ बोल रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। मतलब आपको डेवलपमेंट भी कराना है, आपको सस्टेनेबल भी चाहिए। अब बिना सस्टेनेबल मतलब आप चाहते हैं कि पेड़ भी हो और यहाँ पे बिल्डिंग भी बने, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको बिल्डिंग बनाने के लिए पेड़ तो काटना ही पड़ेगा ना। तो ये कंसेप्ट लेके आए थे हरमन डेली बोले थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात ठीक उस तरह है, ऑक्सीमोरन की तरह है। जैसे बोल सकते हैं कि बिटर स्वीट मतलब तीखा नहीं, कड़वा मीठा कैसा होता है, मतलब या तो मीठा होगा या कड़वा होगा। हम तुमसे नफरत की तरह प्यार करना चाहते हैं, या फिर प्यार करते हैं नफरत, जो भी हो, एग्जाम्पल ही नहीं दे पा रहे हैं, लाइक कि हम आपसे प्यार करते हैं नफरत भी करते हैं, ये कैसा बात हुआ? मतलब आप दो चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट चीज़ को कैसे एक साथ बोल सकते हैं? और एग्जाम्पल देंगे तो और हम फंस जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे ऑक्सीमोरन का क्या है, दो अलग अलग एक ही एकदम ऑपोजिट वर्ड को एक साथ बोलना। तो ये कौन लेके आए थे? हरमन डेली। उसके बाद हमारा आता है सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कैपेसिटी टू एंड्योर, इंड्योरेबिलिटी मतलब ड्यूरेबिलिटी, लॉन्ग लास्टिंग हो, लंबे समय तक चले, जो होल्ड कर सके। इसका ये जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया, जिसका मतलब होता है टू होल्ड अप। एक रियो समिट हुआ था, ये देखिए बहुत सारा डिस्कशन जो हो रहा है, जो इन्वायरमेंट के तरीके या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कंसर्न दिखा, जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ या फिर जेंडर इनइक्वालिटी है, या बहुत सारा पॉपुलेशन ग्रोथ है बहुत ज़्यादा जो पूरे दुनिया पे इम्पैक्ट डालेगा। तो उसके डिस्कशन के लिए कुछ यूनाइटेड नेशन, जो हमारा यूनाइटेड नेशन कुछ ग्रुप मीटिंग लेके आते हैं, लाइक बहुत सारा है कुछ, जैसे बोल सकते हैं कि कुछ कंट्रीज़ हैं जो एक साथ मीटिंग करते हैं और डिस्कशन करते हैं और एक फाइनल मुद्दे तक पहुंचते हैं, अपने अपने कंट्री में लेके जाते हैं। तो बहुत ऐसा चीज़ है, मीटिंग होता है। तो रियो समिट जो हुआ था ये आपका कब हुआ था? 1992 में, याद रखिएगा, डाटा फैक्चुअल है, ये याद कराना है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो 3 पिलर है, 3 पिलर पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात हुआ था। पहला था कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस किस जगह पे कर सकते हैं। एक इन्वायरमेंट की जगह पे, सोशल होना चाहिए, सोसाइटी की जगह पे, और इकोनॉमी की जगह पे। तो इस तीनों कंसेप्ट को आपसे ये देखिए, कुछ चीज़ है जो फैक्चुअल है, कुछ चीज़ है अंडरस्टैंडिंग के लिए है, कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए है, कि हो सकता है कि डायरेक्ट अगर फैक्चुअल में से थोड़ा सा घुमा दे क्वेश्चन तो आप अपने कंसेप्ट के बेसिस पे कर सकते हैं, बता सकते हैं। 3 पिलर ऑफ एसडी अगर पूछेगा, देखिए आपका 3 पिलर ऑफ एसडी अगर पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि इन्वायरमेंट है, सोशल है और इकोनॉमिक है। मतलब इकोनॉमी लेवल पे भी सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, सोसाइटी लेवल पे भी होना चाहिए, और आपके इन्वायरमेंट के लेवल पे भी होना चाहिए। यहीं तक रहने दे, कुछ चीज़ जो बचा है, थोड़ा कुछ बचा है, 3-4 स्लाइड नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा, बीच में कट जाएगा। तो थैंक यू।